नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक जो आपको सामने नजर आ रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट रेलवे की सभी एलडीसी और प्रमोशनल कोटे की एग्जाम्स के लिए। मैंने देखा है कि कई कर्मचारी तड़पते रहते हैं इन टॉपिक्स के लिए। ये ऐसे हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवे आईटी सिस्टम्स की ये जो जितने भी हमारी वेबसाइट है, इन सबके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मटेरियल हमें मिलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, हम इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा जानकारी ले नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू। पहली बार हम 100 एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं। अब तक 550 एमसीक्यू ही पहुंचाता आया हूं, और आपका इतना प्यार मिला, इतना प्रेम मिला, आपने इतना हमारा उत्साह बढ़ाया कि अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक 100 एमसीक्यू पहुंचाए जाएं। रेलवे कर्मचारी, रेलवे जैसा कि आपको बताया सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत देश के अंदर, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि फिलहाल ये आउटसोर्सिंग बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन जितने भी हमारे साथी हैं जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो उन्हें एक अच्छा मैटर मिले, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए, रेलवे नॉलेज चैनल पर स्वागत है, मैं हूं आरपी सर। चलिए ले चलता हूं आपको सेशन की तरफ। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे ये देख लो। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स एलडीसी और प्रमोशनल कोटे के लिए रेलवे आईटी सिस्टम को आज हम उधेड़ कर रख देंगे। रेलवे आईटी सिस्टम का मतलब हो गया कि रेलवे जो टेक्नोलॉजी अपना रहा है ना, वो सारी बात कर लेंगे आज। एक वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा, एक वीडियो में सारा निचोड़। आईआरईपीएस क्या है? इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये क्या है? आईसीएमएस कोच मेंटेनेंस सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट। और एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने लगे हो। एआईएमएस अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूडीएम, स्टोर में अगर आप बैठते हो या स्टोर के कर्मचारी हो, यूडीएम आपने देखा होगा, यूनिफाइड जो है ये मैनेजमेंट है, इसकी बात करेंगे हम कि ये क्या है। आईएमएमएस जो इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या है, उसकी भी बात करेंगे। ई ऑफिस आईडी, अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं या फिर और भी किसी पोस्ट पर हैं, तो आपकी ई ऑफिस आईडी जरूर बनी हुई होगी। एसएससी हैं, या फिर आप जेई हैं, या फिर आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं, या स्टोर में बैठे हैं, या कोई भी ई ऑफिस से रिलेटेड आपको काम पड़ता है, तो आप ई ऑफिस पर जाते हैं। तो ई ऑफिस, और लास्ट है हमारा बेहतरीन, सबसे ज्यादा जो इन चीजों को डेवलप करता है, वो है क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन सब की बात करेंगे और इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन लेंगे एमसीक्यू के थ्रू। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे पास इनका स्टडी मटेरियल है, बेहतरीन, अपडेटेड, शानदार, अभी के लेवल का। अगर हाल ही में आपकी जो रेलवे की डिपार्टमेंटल एग्जाम है, चाहे प्रमोशनल कोटे की सुटेबिलिटी एग्जाम हो, या फिर आपकी चाहे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एलडीसीई एग्जाम हो, तो आप स्टडी मटेरियल हमसे मंगा सकते हैं। और रेलवे ने जिस प्रकार से इन चीजों को अपनाया है, उसी स्पीड से हम भी आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए दोस्तों, तो कॉन्टैक्ट फॉर स्टडी मटेरियल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए केवल आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर। इस नंबर पर अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, और आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं सर, उसका सिलेबस भी आप भेज देना। कई बार हमारे लिए इजी होता है कि आपके सिलेबस में ये है, तो ये चीजें ही आप तक भेजनी है हमें। केवल इतना ध्यान रखें, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली ये कहेंगे कि सर हमें एपीओ का स्टडी मटेरियल भेजो, हमें जेई सिग्नल एंड टेलीकॉम का स्टडी मटेरियल भेजो, हमें एएमई का स्टडी मटेरियल भेजो, कोई किसी तो उसमें जो टॉपिक होंगे फिर हम वही भेजेंगे, एक्स्ट्रा एक्सेस कुछ नहीं देंगे, ताकि उनको पढ़कर आप सटीक तैयारी पा सके। आपने देखा भी होगा, हमने जितने भी लोगों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाया है, लगभग लोगों ने कामयाबी हासिल की है। लगभग नहीं, 100% मान के चलिए आप। तो यहां हम ये बात कर रहे हैं कि आप बस उसको पढ़ना, स्टडी मटेरियल को, कोर पॉइंट्स हमने कवर किए, अच्छे से समझाए हुए नोट्स है हमारे, मतलब इस प्रकार से समझाए हुए हैं कि आपको बड़ी हेल्प करेंगे। इसलिए दोस्तों अब समय आ गया है रेलवे कर्मचारियों के लिए भी आगे बढ़ने का। तो प्रिपेयर स्मार्ट, गेट प्रमोटेड, सिक्योर योर सक्सेस। कई बार आपको लगता है कि सर हम और ऊंचे पद पर होने चाहिए थे, तो विभाग ने अगर आपको मौका दिया है तो उस मौके को जाने मत दीजिए सर, पकड़ लीजिए, झपट लीजिए, दौड़िए सर इस मौके के लिए। हम आपके साथ हैं, हमारी रेलवे नॉलेज की टीम आपके साथ है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेशन को ज्यादा देर नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल, यूडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हम एक फुल फॉर्म की सीरीज भी लेके आए थे जिसमें इन सब के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। आपसे कहा गया यूडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है यूडीएम के लिए। टेंडर करना, टेंडर के लिए तो ई प्रोक्योरमेंट IREPS है। अकाउंटिंग करना, इसके लिए AIMS है। पेरोल करना, इसके लिए IPAS है। तो यहाँ सिंगल सोर्स ऑफ रिलायबल मास्टर डेटा यूडीएम स्टोर में काम में आता है। और स्टोर में जो छोटी सी आपने देखा होगा जो USB डाटा केबल लगी रहती है, वो इसी चीज का USB रहता है, DSC। यूडीएम होता है, यूडीएम का मतलब होता है एक प्रकार से DSC लगाते हैं और उसके थ्रू यूडीएम एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे HRMS क्या होता है, ID पासवर्ड डालोगे तभी तो खुलेगा, तो यूडीएम के अंदर भी आप ID पासवर्ड डालेंगे तो आगे खुल जाएगा और आपके फिजिकल लेजर खत्म कर देता है। पहले क्या करते थे आप, साहब ये सामान तो आया, ये एंट्री का रजिस्टर अलग, ये सामान गया, जाने का रजिस्टर अलग, ये किसी को आपने उधार दे रखा है तो ये बोरो और लैंड का अलग रजिस्टर, थेफ्ट चोरी से संबंधित अलग रजिस्टर, खो गई उसका अलग रजिस्टर। तो इन सारी चीजों के समाधान के लिए आपको केवल एक ही चीज दे दी कि यूडीएम ऑनलाइन दर्ज कर लो सर। कई बार अपन सब्जी वगैरह लाने जाते हैं, याद नहीं रहता, तो पहले तो पर्ची पे लिख के लेके जाते थे, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे खुद को ही मैसेज कर लेते हैं। बोलो दोस्तों, सही कहा या नहीं कहा, ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो वही काम यूडीएम है कि साहब ये कागजी कार्रवाई, पर्ची सिस्टम हटाओ, पर्ची से काम नहीं चलता है, पर्ची सिस्टम हटाओ, यूडीएम पे ऑनलाइन सारा काम करो। तो सिंगल सोर्स ऑफ रिलायबल मास्टर डेटा, मास्टर डेटा सारे डेटा को खुद के पास रखता है। दोस्तों यही हमारी क्लास की खास बात है, जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगता है उस पर हम समय लेंगे और समय लेने से वो चीज याद होती है, समझ में भी बैठता है। तो स्टोर में ये सबसे ज्यादा काम में आता है। रेलवे से संबंधित कोई भी सामान होगा, आपके ऑफिस में स्टोर में कोई आदमी बैठा होगा तो वो यूडीएम का जरूर यूज कर रहा होगा दोस्तों। अब आपको ये यूडीएम याद रहेगा दोस्तों हमेशा। FOIS किससे संबंधित है, तो ये फ्राइट ऑपरेशन जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये फ्राइट ऑपरेशन से मतलब माल भाड़ा जो होता है, सामान से जो पैसा आता है, एक प्रकार का IT सिस्टम है FOIS। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। FOIS की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है और हमने बताई भी है, हमारी एब्रीविएशन और फुल फॉर्म वाली वीडियो पूरी जाके देख लो दोस्तों। तो ये एक प्रकार से भाड़े से संबंधित फ्राइट ऑपरेशन सिस्टम है। HR मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर ये ध्यान रखें। HRMS किस ट्रेडिशनल रिकॉर्ड को रिप्लेस करता है, HRMS क्या करता है बताओ। HRMS में है क्या, आपकी छुट्टियां हैं, ट्रांसफर है, आपकी लीव रिकॉर्ड है, पूरा सर्विस रिकॉर्ड है आपका सारा, आपकी फोटो है उसके अंदर, आपके ट्रांसफर प्रमोशन है सारे, वो HRMS में। ये होते किस में थे सर, ये सर्विस बुक में वो होते थे, ना लेजर में होते थे। ये स्टोर का काम है, स्टॉक ये भी स्टॉक का काम है, लॉग बुक में नहीं। केवल आपकी जो सर्विस बुक है जिसमें सारी चीजें लिखी जाती थी वो HRMS पे हो गई सर। तो यही तो पूछ रहा है सर आसान भाषा में, HRMS किस ट्रेडिशनल रिकॉर्ड को हटाता है, हमेशा से चले आ रहे रिकॉर्ड को हटा रहा है। सर्विस बुक को हटा दिया साहब, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, खोल के देख लेना, आपकी सर्विस बुक दिखा देगा, पूरी डाउनलोड और हो जाएगी। और आजकल उसको डिजिटलाइज और कर दिया। IREPS में टेंडर सबमिशन के लिए क्या अनिवार्य है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, GST नहीं। जो DSC मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक साइन में DSC डिजिटल सिग्नेचर लगता है, तो वो DSC जो लगता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये DSC जो लगता है ये IREPS में टेंडर सबमिशन के लिए जरूरी है। ऑफिसर काम करेगा तो ऑफिसर का, कोई कंपनी काम करिए तो उस कंपनी का, कोई SSC काम कर रहा है तो SSC का, इस प्रकार से DSC लगेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी सबके पास AIMS जो पोर्टल है या IPAS पेरोल है, अगर ये काम होता है सैलरी बनाने का ये सारा, तो DSC लगानी पड़ती है सर, ताकि पता चले कि कौन आदमी काम कर रहा है, ये पैसे रिलेटेड काम है ये। IPAS किस डिपार्टमेंट द्वारा उपयोग किया जाता है, अभी तो बोला सर, पता नहीं क्यों आसपास की बातें हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाती हैं। IPAS किस डिपार्टमेंट द्वारा, तो इंटीग्रेटेड पे रोल अकाउंटिंग सिस्टम। पैसा बनाना है ना, सैलरी मिलती है सारे रेलवे कर्मचारियों को, कौन देता है, पर्सनल डिपार्टमेंट देता है, स्टोर देता है, ऑपरेटिंग देता है, कौन देता है बताओ, अकाउंट्स देता है। तो IPAS ID अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ई ऑफिस का कोर मॉड्यूल क्या है, ई ऑफिस आप देखना कभी भी ई ऑफिस में लॉगिन करोगे तो सर सबसे पहले साइड में लिखा हुआ दिखेगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल लिखा हुआ, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ दिखा, उस पर क्लिक करोगे तब इनबॉक्स, रिसिप्ट एंड डायरीज, सारी चीजें सेंड, आपने सेंड किया है वो सारी चीजें,
नोट बनाना, ये सारी चीजें वहां दिखाएगा सर, लेकिन दिखाएगा किसमें? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ई ऑफिस का कोर मॉड्यूल क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखना दोस्तों। क्रिस की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी गुड सर। क्रिस की फुल फॉर्म जान लो पहले तो, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है सर, नई दिल्ली। यहां कौन बैठता है सर? यहां जीएम क्रिस बैठता है। और ये डायरेक्ट किसके अंडर आता है? ये रेलवे बोर्ड के अंडर आता है, ध्यान रखना। जीएम क्रिस बैठता है जो आईटी सेक्टर में रेलवे में अभूतपूर्व शानदार डेवलपमेंट करता है। एचआरएमएस वगैरह ये सारे क्रिस ने ही डेवलप किए हैं, एआईएमएस पोर्टल, आईआरईपीएस, ये सारे। तो ये जीएम क्रिस बैठते हैं वहां और रेलवे बोर्ड के अंडर आता है। क्रिस की स्थापना सेंट्रल, ये देखो सेंट्रल लिख देता है, सेंट्रल नहीं है सर, आरएएल नहीं है लास्ट में, सेंटर फॉर है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान रखना 1986 में बना सर। कब बना? 1986 में। ध्यान रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जेम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? अब देखो, जेम पोर्टल का आपने नाम सुना होगा। जेम एक ऐसी चीज है जहां पर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। पोर्टल है पूरा बाकायदा। जैसे आपने ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए आप कहां पर जाते हैं? अमेजोन पे जाते हैं। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। सरकारी चीजों की खरीद कौन से पोर्टल के ऊपर दी गई है? जेम पोर्टल के ऊपर दी गई है, ध्यान रखना। सरकारी चीजों की खरीद कौन से पोर्टल पर दी गई है? जेम पोर्टल, जेम पोर्टल पर दी गई है। और यहां पर आपको पहले से ही कोई सामान आप नॉन स्टॉक का खरीदना चाह रहे हैं तो वहां पर दिखा देगा कि कौन से रेलवे ने कब खरीदा था और कितने रुपए का खरीदा था। उसके अकॉर्डिंग आप पीओ, परचेज ऑर्डर डाउनलोड करके और नई चीज खोल सकते हैं। तो जेम पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये चीजें, ये एक पोर्टल है एक प्रकार से। अमेजोन है, उस पर जाके सामान बेच भी सकते, ओएलएक्स है, सामान बेच सकते हो, खरीद भी सकते हो। तो ऐसे ही एक बात बताइए, जेम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां भारतीय रेलवे और कई ऑर्गेनाइजेशन सामान खरीदते हैं किसी सप्लायर से डायरेक्ट, नॉन स्टॉक इंडेंट ज्यादा खरीदा जाता है यहाँ से। तो ये जेम पोर्टल है सर। ये क्या है? फाइल मूवमेंट नहीं, ये तो फाइल मूवमेंट तो ई ऑफिस में होता है। अकाउंटिंग नहीं, फ्राइट मॉनिटरिंग नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सामान को ट्रांसपेरेंसी के साथ देखना कि कितने का खरीदा, कितने का, हर चीज चेक कर सकते हैं अपन इस पे। जेम पोर्टल है। ओएलएक्स पे आप देख सकते हो ना कौन सी गाड़ी कितने की बिकी, कितने की है, कितनी पुरानी है, सारी चीजें। तो ये सारी बातें यहाँ आ जाती हैं जेम पोर्टल पे। क्लियर है दोस्तों? 8 ही क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों। वादा तो हमने 100 क्वेश्चन का किया है, देखते हैं कितना हो पाता है। करना पूरा ही चाहेंगे। आईसीएमएस, ये देखो कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आपने देखा होगा बहुत जगह कोचिंग डिपो होते हैं, कोचिंग डिपो। और कोचिंग डिपो होंगे उनमें सिक लाइन भी होती है और उनमें वॉशिंग लाइन भी होती है, जहां ट्रेन आकर धुलती है, सफाई होती है, और जहां किसी कोच में प्रॉब्लम आ गई उस कोच की प्रॉब्लम को सही किया जाता है और फिर उन्हें कोच सिक और फिट कराए जाते हैं। सिक लाइन होती है, सिक लाइन बोलते हैं इसे, और इसे वॉशिंग लाइन बोलते हैं। यहाँ ट्रेन आके धुलती है। आजकल तो टेंडर के लोग सफाई करेंगे, सारा काम मेंटेनेंस भी यही होता है। और यहाँ सिक लाइन के अंदर आपके पास कोच सिक और फिट करवाए जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इस आईसीएमएस पोर्टल, आईसीएमएस पोर्टल बहुत जरूरी है। कैसे दोस्तों? जैसे मान लो कोई गाड़ी है, एनएफआर से चल के और जयपुर आ गई, और एनएफआर से चल के जयपुर आ गई, जयपुर में उसका एक डिब्बा खराब हो गया, तो अब डिब्बा तो बदलना पड़ेगा। अब वो एनएफआर का डिब्बा तो जयपुर रह गया, जयपुर का डिब्बा वहां चला गया। तो इनका रिकॉर्ड रखने में सरकार के पास बहुत समस्या आती थी। तो ऑन टाइम, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, आईसीएमएस, कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है सर ये। अगर ट्रेन लग गई ना वॉशिंग लाइन तो दिखाएगा बाकायदा, एक बंदा बैठा होता है कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर पर हर डिपो में वो बंदा, सीएमएस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सीएमएस पोर्टल, आई नहीं बोलते, शॉर्ट में सीएमएस बोल देते हैं कि सीएमएस पे लिंक किया या नहीं किया। तो ये सबसे ज्यादा जो चीजें काम आती है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की आती हैं। इसके अलावा जिस भी डिपो में मैकेनिकल होता है वहां इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी होता है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा ये चीजें काम आती हैं, क्योंकि सिक और फिट मैकेनिकल साइड से भी कराया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल साइड से भी। तो आप ये समझ लीजिए कि मैकेनिकल के सबसे ज्यादा आईसीएमएस सीएमएस पोर्टल काम आता है, कोच मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ इलेक्ट्रिकल के भी काम में आता है लेकिन ज्यादा मैकेनिकल के आता है। अब अगर आपको मान लो कोई एनएफआर से चल के कोई अगर आपका कोच है वो जयपुर में कटा है,
तो जयपुर वाले ने अपने कंप्यूटर में दर्ज किया होगा उसको कि साहब ये कोच है, यहाँ सिकर यहाँ खड़ा है। बाकायदा यार्ड में खड़े हुए कोचों का भी पता लग जाता है, यार्ड में खड़ा हुआ कोच भी बता देंगे हम। तो ये सीएमएस पोर्टल इतना बेहतरीन है कि एनएफआर वाले फिर खोजेंगे कि यार हमारा एक कोच था, रेल का डिब्बा था, वो गया कहाँ, वो तुरंत उस डिब्बे के नंबर डालेंगे, नंबर डालते ही हिस्ट्री आ जाएगी, सर ये तो जयपुर यार्ड में खड़ा है, और फिर टया सिक या किस स्थिति में सारा पता लग जाएगा। इससे बेहतरीन चीज क्या होगी? एक क्रांति है ये डिजिटलाइजेशन की एक प्रकार से। कब आदमी वहां से जयपुर आता, ऑफलाइन कब पता कर पाता, आप खुद सोचिए दोस्तों, और ऑनलाइन सर्च करते ही मिल गया। बहुत बेहतरीन चीज। तो आपसे पूछा गया आईसीएमएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टिकट बुक करना? नहीं सर। फ्लाइट बिलिंग? नहीं सर। टेंडरिंग? नहीं सर। कोच यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इतनी बात बताने के बाद अगर दोस्तों ये सवाल गलत होता है ना, तो फिर ठीक बात नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना समझाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी का ये सवाल गलत होगा। बेहतरीन तरीके से शानदार तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। IMMIS पोर्टल किस उपयोग के लिए है? मतलब मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये किस चीज के काम आएगा? टेंडर के लिए? नहीं साहब। पेरोल के लिए? नहीं साहब। फाइल मूवमेंट? नहीं साहब। इन्वेंट्री मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस के लिए काम आता है ये। तो मतलब IMMIS पोर्टल, ये इसी के अंदर यूडीएम और ये सारे रिलेटेड ही है सारी चीजें। तो इन्वेंट्री मॉनिटरिंग और एनालिसिस के काम आता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज्यादा समय रुकेंगे। FOIS का RMS मॉड्यूल किससे संबंधित है? तो ये रेक मैनेजमेंट, RMS यानी रेक मैनेजमेंट सिस्टम, रेक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ज्यादा अपन डिटेल में और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर बात नहीं करेंगे। तो रेक मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS में ESS का अर्थ क्या है सर? आजकल, पहले HRMS में कई लाइन खुलती थी साइड में, लीव अलग, ये सारा। आजकल HRMS में दो ही चीज कर ली, एक तो ESS और एक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहां तो एस्टेब्लिशमेंट की बातें होंगी, और ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, खुद के काम जो भी होंगे वो ESS में होंगे। छुट्टियां हैं भाई, हो सकता है आप अधिकारी हो, आपके पास छुट्टियां दूसरों की आती हो, तो वो ESS में नहीं दिखाएगा, उससे नीचे वाले में एस्टेब्लिशमेंट में दिखाएगा। लेकिन यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, उसमें आपका खुद का HRMS हर एम्प्लॉय का दिखाएगा। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। सबसे ऊपर डैशबोर्ड दिखाता है, साइड में डैशबोर्ड, फिर इनबॉक्स, फिर आगे ESS दिखाएगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट दिखाएगा, इस प्रकार से आगे अलग अलग SR दिखाएगा, कई चीजें दिखाएगा। तो ESS का मतलब खुद की सर्विस, खुद की छुट्टी देखनी है, खुद का ट्रांसफर देखना है, खुद का प्रमोशन देखना है, खुद के बारे में जानकारी लेनी है, कंप्लीट पास PTO की जानकारी लेनी है, सारी ESS में डाल दी। पहले बिखरी हुई थी अलग अलग, सबको एक जगह डाल दिया। ये अच्छा काम है, और ये हाल ही में 5-6 महीने पहले ही किया है, जब ट्रांसफर मॉड्यूल चेंज किया गया, उदित मॉड्यूल लाया गया, नया मॉड्यूल। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आई। आईपास किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर आधारित है? आईपास के अंदर पहले एक आदमी, जैसे आप कभी भी देखना, आपकी सैलरी बनती है तो डीलर पहले सैलरी बनाएगा, फिर अकाउंट्स में भेजेगा, अकाउंट्स वाला फाइनल करेगा, तब जाके आपकी सैलरी बनेगी। डीलर से थोड़ी बन जाएगी, डीलर से तो गलती हो जाती है बहुत बार। तो इसका मतलब आईपास में कभी भी अगर पे रोल आपको लगाना है तो हमेशा कैसी एंट्री करनी पड़ेगी? डबल एंट्री करनी पड़ेगी। कैसी एंट्री करनी पड़ेगी सर? डबल एंट्री करनी पड़ेगी, याद रखना। यूडीएम किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्या काम करता है? तो यूडीएम अपन ने पहला क्वेश्चन यही किया था दोस्तों कि लेजर पर्ची सिस्टम भूल जाओ, ऑनलाइन करो काम। एक बार आपने फिजिकल बैलेंस ले लिया कि ये चीजें मेरे पास 5 है, फिर उसके बाद में उसको 1 को यहाँ दे दिया, 2 को यहाँ दे दिया, लास्ट में जवाब 5 का ही देना पड़ेगा कि ये 5 थी, गई कहाँ ये बता दो। इश्यू किसको की, रिक्विजिशन किससे लाए आप, इश्यू नोट पे किसको दी, कई प्रकार के आपने DS8 करके स्टोर में कितनी खराब स्क्रैप मटेरियल भिजवाया, सारी गिनती जो स्टार्टिंग आपने ले लिया ना यूडीएम पे। यूडीएम पे लेने का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास 5 पंखे पड़े हैं, फैन पड़े हैं कोच में लगने वाले 5 पंखे, और 5 पंखे पड़े हैं, ये मैंने लेजर में लिख रखा है। लेकिन जिस दिन मुझे यूडीएम पे इसको लेना होगा, ऑनलाइन लेना, क्योंकि आजकल तो लेजर बंदी कर दी है लोगों ने, तो जिस दिन मुझे ये ऑनलाइन लेना पड़ेगा, उस दिन अगर मैंने 5 डाल दिए यूडीएम पर कि मेरे पास 5 फैन है, तो स्टोर वेरीफायर जिस दिन वेरीफाई करने आएगा उस दिन वो कहेगा लेजर से दिखाओ। मैंने कहा ये देखो, ये रहा 5 आखिरी एंट्री। बोला ये अंदर यहाँ कहाँ लिए? मैंने कहा ये देखो 5 हमने ऑनलाइन ले लिए, और इनका हिसाब दे देंगे। तो एक प्रकार से आपने क्या देखा कि आप 1 टाइम एंट्री करो और मल्टीपल यूज करो फिर आगे।
आप उसको खुद के काम में लो, किसी को इशू कर दो, आप स्क्रैप कर दो अगर खराब हो गया तो। मल्टीपल यूज करो, उसके बाद पर्ची सिस्टम बंद और ऑनलाइन सिस्टम चालू। वन टाइम एंट्री, मल्टीपल यूजेस, याद रखना, वन टाइम एंट्री मल्टीपल यूजेस। ई ऑफिस किस इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है? तो डिजिटल इंडिया जब आया उसी के अंतर्गत ई ऑफिस आया। फाइलों के थ्रू काम करो। पहले कोई अधिकारी फाइल को लेकर बैठा रहता था काफी टाइम तक, काम ही नहीं करते थे। अब किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं हो सकती, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? जो खुद प्रशासन चला रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ी सी रेलवे बोर्ड ने डिसीजन लिया और थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्ण काम करने के लिए क्रिस के द्वारा ई ऑफिस को मॉड्यूल्ड किया गया और ये डिजिटल इंडिया के तहत किया गया, ताकि फाइलें सारी ऑनलाइन होंगी। हर एक सेकंड का पता रहेगा कि इस विभाग से निकल के या इस आदमी से इस ऑफिसर के पास, इस आदमी से इस पर्सन के पास इस समय पहुंची। कंप्लीट डेटा रहेगा और वो पूरा, और सारे मामले को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए किसी की भी ई ऑफिस आईडी अगर आपको देखनी है, उस पर काम करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। किसी की भी ई ऑफिस आईडी पर काम करने के लिए आप फ्री हैं एकदम। मतलब सेंट्रलाइज्ड, क्रिस चेक कर सकता है किसी का भी, सेंट्रलाइज्ड डेटा बोला जाता है ई ऑफिस को, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर खुलेगा। एफओआईएस किस लेवल पर ऑपरेट होता है सर? जोनल और रेलवे बोर्ड पर होता है, ये डिविजनल लेवल पर नहीं होता। एफओआईएस जो होता है ये स्टेशन ओनली, इनमें से तो आंसर है नहीं, स्टेशन ओनली, वेंडर लेवल, पब्लिक, जोनल और रेलवे बोर्ड के लेवल पर जो एफओआईएस है, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ऑपरेट होता है। आईआरईपीएस, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ई का मतलब ई होता है, ई यानी कॉमर्स, जैसे ईमेल अपन कहते हैं ई आ जाता है, तो ई इसलिए लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक होता है वो। L1 बिडर का अर्थ क्या है? फर्स्ट बिडर, लोकल बिडर, लार्जेस्ट बिडर, मतलब बोली लगाने वाले, बिडर यानी बोली लगाने वाले। तो L1 का मतलब जो स्टार्टिंग आदमी है, निम्नतम, लोवेस्ट, नीचे से नीचा एलिजिबल बिडर, ये L1 होगा। कई बार आपने देखा होगा ना, टेंडर सारे के सारे ठेके जो आउटसोर्सिंग होने लग गई वो आईआरईपीएस पर होने लग गई। मान लो किसी आदमी को 5 या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, आदमियों की छोड़ो, आप तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठेके पे काम कराना है, या फिर कोई सामान मंगवाना है ठेके पे, तो आईआरईपीएस पर डालेंगे अपना डीएससी लगा के, अधिकारी या जो भी आईआरईपीएस पर पब्लिश करेंगे। पब्लिश करते हैं, ठेकेदार उसको देखते रहेंगे, वो देखेंगे कि ये चीजें मांगी है, हम तो अवेलेबल करा सकते हैं, तो वो बोली को एक्सेप्ट करेंगे। जो सबसे कम दामों में एक्सेप्ट करेगा वो L1 होगा, लोवेस्ट एलिजिबल बिडर। एलिजिबल भी है, लोवेस्ट भी है, वो L1 होगा। आईएफएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? ये फाइनेंशियल अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो एंड टू एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसको काम में लिया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो क्लियर? आईएफएमएस। आईसीएमएस का उपयोग मुख्यतः किस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है सर? वही है सीएमएस, कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी मैकेनिकल, सीएनडब्ल्यू, और एंड इलेक्ट्रिकल होता तो ये इलेक्ट्रिकल भी चलता सर। ये डिपो के अंदर ये दोनों ही डिपार्टमेंटों के ऑफिस बने हुए होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, कोचिंग डिपो बोलते हैं उसे। तो एक प्रकार से मैकेनिकल के ज्यादा काम में आता है कि साहब, हाँ वॉशिंग लाइन पे गाड़ी लग गई, तुरंत कंप्यूटर में डाल दिया, हाँ भाई गाड़ी यहाँ खड़ी है, कोच यहाँ खड़ा है, कोच कट गया, सिक करा दिया, फिट हो गया, सारी चीजें इसके अंदर जानकारी होगी और रियल टाइम डेटा होगा। जेम पोर्टल, अभी हमने कहा OLX अमेजोन की तरह, किस मिनिस्ट्री से इनिशिएटिव है? तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दिया था ये जेम पोर्टल, कॉमर्स वाणिज्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। क्रिस किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है, जीएम क्रिस डायरेक्ट, तो रेलवे बोर्ड के अंडर आता है सीधा क्रिस। IMMIS मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम और IREPS इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में मेन अंतर क्या है? तो देखो IMMS ये तो इन्वेंट्री है, कोई चीज नहीं लाना, इन्वेंट्री, और IREPS प्रोक्योरमेंट मतलब टेंडर से रिलेटेड काम होता है, इसपे तो टेंडर से रिलेटेड काम होता है। और मटेरियल मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री, ये चीज इधर से आदान प्रदान करना, ये तो इन्वेंट्री वाली चीज है, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। और IREPS है, ये टेंडर की प्रक्रिया है। HRMS डेटा अपडेट कौन कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉय। जैसे मान लो HRMS में आपको अपनी खुद को चेंज रिक्वेस्ट डालते हैं ना, कई बार सर्विस में आपको कोई कागज दर्ज कराने हैं या फिर कोई और कार्य करना है,
कैसा भी कार्य करना है तो लास्ट में आपने सुना नहीं कि लास्ट में डीलर के पास जाता है, फिर वीए वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाता है, फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाता है, एपीओ वगैरह ये एक्सेप्ट करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में लगभग काम। तो एचआरएमएस डेटा अपडेट कौन कर सकता है? तो अगर मान लो कहीं गलती हो गई, किसी की छुट्टी गलत चढ़ गई, तो उसको सही भी तो करना पड़ेगा। तो डेटा को अपडेट करने के लिए जो ऑथोराइज्ड ऑफिशियल होंगे, जिनको नियुक्त कर रखा होगा कि आप ये काम कर सकते हैं, जैसे सीनियर डीपीओ मेन अथॉरिटी होता है हर डिपार्टमेंट के लिए, सीनियर डीपीओ होगा वो चेंजमेंट करने की हायर अथॉरिटी होता है हर डिवीजन के अंदर। तो ऑथोराइज्ड ऑफिशियल जिसको भी कर रखा होगा, नॉमिनेट जिसको कर रखा होगा, वो करेगा दोस्तों ये काम। बताइए दोस्तों, आ रहा है समझ में? 23 क्वेश्चन कर चुके हैं हम बातों ही बातों में। आपके लिए मेहनत है, और मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, कारवां बनता जाएगा और आपके सिलेक्शन निकलते जाएंगे, बेहतरीन लेवल की तैयारी करेंगे। एक एक पर्सन चुन चुन के लाया हुआ है, और चुन चुन के हमने छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही काम, और एकदम परीक्षा स्तर की तैयारी करवाई जा सके। FOIS जो फ्राइट ऑपरेशन है, पैसेंजर सिस्टम PRS से कैसे अलग है? तो ये तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, ये तो पूरा ही अलग है। तो ये तो FOIS तो फ्राइट है और PRS पैसेंजर सिस्टम है, ऐसे ही अलग है, दोनों अलग अलग है ये चीजें। PRS से कैसे अलग है? तो ये तो पैसेंजर सिस्टम है, वो फ्राइट ऑपरेशन सिस्टम है। ई ऑफिस में ऑडिट ट्रेल का अर्थ क्या है? ऑडिट ट्रेल का अर्थ क्या है? डाटा को डिलीट करना, वेंडर इंस्पेक्शन करना, मैनुअल चेक करना नहीं। क्रिस कभी भी अगर ऑडिट करना चाहे ई ऑफिस की, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस, एक प्रकार से ऐसा रिकॉर्ड, उसके अंदर ऑप्शन आता है ऑडिट ट्रेल, रिकॉर्ड होती रहती हैं चीजें, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहती हैं एक्शंस की, किसने कब कार्रवाई की क्या नहीं की, सारी चेक की जा सकती है बाद में। तो ये ऑडिट ट्रेल होती है ई ऑफिस के अंदर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। आईपास का मुख्य आउटपुट क्या है? सैलरी नहीं बनती क्या? इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। तो बताइए, आईपास का मुख्य आउटपुट, ज्यादा आईपास से ज्यादा क्या पता लगता है? टेंडर का रिजल्ट नहीं, ये तो IREPS पर होता है। पे स्लिप ले सकते हैं, फाइल नोटिंग कर सकते हैं। मुख्य आउटपुट तो सर मंथली और एनुअली अकाउंट्स आप ले सकते हैं, मतलब मंथली और एनुअली आप अकाउंट्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, ओवरऑल सारी जानकारी दे देगा आईपास आपको। पेरोल सिस्टम जो है ये मंथली और एनुअली सारे अकाउंट की जानकारी दे देगा। यूडीएम किस प्रॉब्लम को कम करता है? सर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपके लिए, ये स्टोर के सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है। ट्रेन को डिले, ट्रेन से मतलब नहीं है। स्टॉक के बारे में नहीं, स्टाफ शॉर्टेज नहीं साहब। जो आपका डेटा है ना, उसको निरंतर बनाए रखेगा। 5 साल पहले का रजिस्टर हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन फीड की भी चीज वहीं रहेगी। फेसबुक पर आपने 5 साल पहले कोई फोटो डाली है, वो वहीं रहेगी, लेकिन आपने फिजिकली रखवाई है, वो मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। उसी प्रकार से मैनुअल लेजर मिले ना मिले, लेकिन आपके डेटा को इनकंसिस्टेंसी के साथ रखना, ये सारा किस प्रॉब्लम को कम करता है? तो इस चीज को कम करता है। डेटा को बहुत, कितना भी सेव करना है, जितना सेव करना उतना सेव कर लो, ऑनलाइन फुल स्टोरेज है। जेम में रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? जेम पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने दिया। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन, ऑक्शन यानी कोई भी चीज, ऑक्शन नहीं लगता, बोली लगाई जाती है तो। और रिवर्स का मतलब सेलर जब पैसा कम कर देता है, सेलर जब प्राइस घटा देता है, तो ये रिवर्स ऑक्शन होता है। सेलर जब प्राइस घटाता है तो ये क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन। क्रिस का मुख्य काम क्या है? पॉलिसी बनाना, ये तो रेलवे बोर्ड का काम है साहब। पॉलिसी बनाना किसका काम है? रेलवे बोर्ड का काम है। ऑडिट करना, ये तो ऑडिट करना तो ऑडिट की टीम होती है, अकाउंट्स की टीम होती है, अलग अलग होती है। प्रोक्योरमेंट करना नहीं, रेलवे आईटी सिस्टम को डेवलपमेंट करना, ये क्रिस का काम है। नई दिल्ली में बैठकर जीएम क्रिस और इनका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, बड़ी बिल्डिंग है, तो नई दिल्ली में ये सारा काम करते हैं क्रिस। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर बोलो, सेंटर फॉर, ध्यान रखना। ICMS किस सिस्टम से अलग है सर? ICMS किससे? ये तो कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के काम में आता है, और ऑन टाइम डेटा बताता है सारा। तो ये FOIS से अलग है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से, IMMS IS से, इन सब से ये अलग है सर। ये चीज ही अलग है, ये सारे अलग सॉफ्टवेयर हैं अपने अपने। तो एक प्रकार से ये इन सब से अलग है ICMS। HRMS किस सिस्टम से अलग है सर? ई ऑफिस से अलग है, FOIS से अलग है, दोनों से अलग है, किसी से अलग नहीं है, दोनों से ही अलग है सर। ये तो HRMS किस सिस्टम से अलग है बताइए?
HRMS तो दोनों से ही अलग है ना, बहुत दोनों से ही अलग है। HRMS की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। MS आ जाए ना तो मैनेजमेंट सिस्टम मान लिया करो, और IAS आ जाए तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मान लिया करो, IR आ जाए तो इंडियन रेलवे मान लिया करो 99% केसेस में। बोलो क्लियर। FOIS किस प्रकार की डाटा प्रणाली देता है? हिस्टोरिकल पुराना देता है, पेरोल देता है, नहीं ये तो आईपास देता है, इन्वेंट्री डाटा, नहीं ये तो IMM IAS ये देते हैं, रियल टाइम ऑपरेशनल डाटा देता है। FOIS रियल टाइम ऑपरेशनल डाटा देता है, याद रखें। IREPS किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है बताइए? ये तो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है सर। ई प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड है, ये सारी चीजें ऊपर तक पहुंचती हैं, सेंट्रलाइज्ड है। IFMS देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने बोला था ना MS आ गया तो मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। रियल टाइम मॉनिटरिंग किसका करता है? तो ये फाइनेंशियल स्टेटस का करता है। IFMS फाइनेंशियल स्टेटस, पैसे से संबंधित कोई लेन देन है ना सर, वो सारा होगा। आ रहा है समझ में दोस्तों? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी ऊर्जा को दोगुनी करते हुए 35 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ई ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों होता है? ई ऑफिस में अगर आप डिजिटल सिग्नेचर इसलिए करते हो ताकि आप अप्रूवल दे सकें और ऑथेंटिकेशन कर सकें। जो ऑथेंटिकेशन होगा कि हाँ ठीक है मैं ही आदमी हूं, मैं सही आदमी हूं, तो DSC लगाओगे आप। लो क्लियर। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग तभी होता है, डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए नहीं, स्पीड के लिए नहीं, वेंडर के लिए नहीं, ऑथेंटिकेशन और अप्रूवल के लिए ई ऑफिस में इसका यूज किया जाता है। IMMIS रिपोर्ट किसके लिए है? मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किसके लिए है? ये टिकट बुकिंग के लिए है, फाइल नोटिंग, डेकोरेशन, ये डिसीजन मेकिंग के लिए है सर। मटेरियल मैनेजमेंट की सारी जानकारी मिलने के बाद में आप डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा काम में आता है। ICMS कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, POH मतलब यहां पर होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, एक ROH भी होता है, एक IOH, POH, ROH। पीरियोडिक ओवरऑलिंग मतलब आपने देखा होगा हमारे पास बाइक गाड़ी ये सारी होती हैं, तो एक समय बाद में इनकी सर्विस की जरूरत पड़ती है ना, इतनी चल गई या इतने महीने हो गए। उसी प्रकार से कोच, रेल में जो कोच होंगे, डिब्बे होंगे, उनकी सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ROH का मतलब होता है रूटीन ओवरहॉलिंग, रूटीन मतलब रूटीन में सर्विस वाली सी बात हो गई। IOH भी होता है ऐसे ही, और ऐसे ही POH होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। तो कुल मिला के इसका मतलब वो कोच कब आएगा सिकलाइन, और कब उसका काम करना है, कब उसके बेल्ट चेंज करने हैं, कब उसका अल्टरनेटर चेंज करना है अगर ICF है तो, और LHB है अगर कोच, तो फिर उसमें क्या क्या चेंजमेंट करने हैं, वो सारे जितना भी करना है वो POH IOH ये चीजें होती हैं। और इनमें ये कैसे मदद करेगा साहब? इनमें ये अलर्ट दे देगा आपको पहले ही किसी कोच के बारे में। ये वो वाली बात है, आजकल स्कूटी और गाड़ियों में जब सर्विस आ जाती है तो एक खूंटी से आ जाती है इस प्रकार के, एक पाने का चिन्ह आ जाता है, ऐसे ऐसे आपके पास एक पाने का चिन्ह आ जाता है, ये ऐसे ऐसे चिन्ह आ जाएगा, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि सर्विस बाकी है, अभी सर्विस करानी है। तो ऐसे ही अगर पोर्टल पर चीजें डल गई, उस पर पता है कोच कहाँ खड़ा है, कोच मेंटेनेंस कितने दिन से हुआ है, जब पता लग गया कि आज ये फिट होके निकल रहा है, ये भी तो डालेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल की फिट कर दिया कोच को, तो फिट कर दिया तो अब आपने POH किया है, ROH किया है, क्या किया है, और दोबारा इसको कब जरूरत है वो रेलवे के शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो RDSO जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ में, उसकी पूरी गाइडलाइन है कि इतने दिन बाद में इसको दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो मेंटेनेंस ड्यू अलर्ट पहले ही कह देता है, इसलिए पहले से ही ध्यान रखते हैं कि अगले अलर्ट में इस कोच को कटाना है, सिकलाइन पे मांगना है। आ रहा है समझ में दोस्तों? आपके विभाग का जब कोई प्रश्न आ जाता है ना, तब तो आपकी बाँछें खिल जाती हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से इन सबको जानोगे ना, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, क्रिस द्वारा डेवलप्ड फ्राइट सिस्टम कौन सा है? ये यही तो है, फ्राइट ऑपरेशन सिस्टम, FOIS। भाई PRS तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जेम पोर्टल है जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ने किया है। क्रिस द्वारा डेवलप्ड, ये डेवलप्ड तो है लेकिन फ्राइट ऑपरेशन FOIS है, क्रिस नहीं किए हैं डेवलप, लेकिन FOIS है।
यूडीएम किसके साथ क्लोजली लिंक करता है? यूडीएम पीआरएस के साथ, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, वेंडर नहीं, इन तीनों के साथ कर सकता है, एफओआईएस के साथ, एचआरएमएस के साथ, और आईएमएमआईएस मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लिंक कर सकता है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, आईपास किस सिस्टम का रिप्लेसमेंट है? आईपास इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम किस सिस्टम का रिप्लेसमेंट है? ये एचआरएमएस का रिप्लेसमेंट है? नहीं। आईआरईपीएस का है? नहीं। ई ऑफिस का है? नहीं। जो पहले आप कागजों पर्ची सिस्टम करते थे ना, जो पर्ची से तनख्वाह बनाते थे किसी की, वो तनख्वाह अब आप कैसे बनाने लग गए? आप वो तनख्वाह ऑनलाइन बनाने लग गए, पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम में बनाने लग गए। बिजली का बिल काटना, पानी का बिल जोड़ना, किसी का टीए बढ़ाना, एरियर जोड़ना, ये सारे कागजी कार्रवाई करते थे पहले, लेकिन आजकल आईपास में करने लगे, सारे ऑप्शन आने लगे। दिन प्रतिदिन क्रिस इनको और भी बेहतरीन बनाता जा रहा है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986 में स्थापना हुई और न्यू दिल्ली इसमें जीएम क्रिस हाईएस्ट अथॉरिटी बैठती है और रेलवे बोर्ड के अंडर डायरेक्ट काम करता है और केवल रेलवे की सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने का काम है दोस्तों। जेम और आईआरईपीएस में सही अंतर क्या है? देखो, आईआरईपीएस पर टेंडर का काम होता है और जेम पर चीजें आदान प्रदान के लिए अवेलेबल होती हैं, कुछ चीजें एक सिस्टम है। तो जेम रूटीन है, डेली का काम, और आईआरईपीएस फॉर्मल टेंडर्स के लिए काम में आता है। ये रहा हमारे पास, पता लग रहा है। जेम तो रूटीन में चल रहा है, वहां चीजें पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर ले लोगे, कई काम कर लोगे, लेकिन यहाँ आईआरईपीएस फॉर्मल टेंडर के काम आता है। एफओआईएस का टीएमएस मॉड्यूल किससे संबंधित है? टीएमएस आपको पता लग रहा होगा, फ्राइट टर्मिनल से रिलेटेड है। टीएमएस है ना, स्टोर है ना, अकाउंट है ना, टिकटिंग है। टीएमएस यानी फ्राइट टर्मिनल, भाड़ा जो जहां रखते हैं सामान, फ्राइट टर्मिनल, अलग अलग टर्मिनल बने हुए होते हैं। एफओआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो दोस्तों, क्लियर है? वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट, एचआरएमएस ऑडिट फ्रेंडली क्यों है? एचआरएमएस, अरे ऑनलाइन चीज तो, डिजिटल चीज तो, हर चीज ही ऑडिट फ्रेंडली है। आपने कागज पे अपने दोस्तों के नाम लिखे हुए होते और ऑनलाइन आपने निकाल निकाल के फटाफट उस चीज को चेक करना कितना फास्ट है कंप्यूटराइज चीजों को। तो मैनुअल फाइल होती है, ऑडिट ट्रेल एंड सेंट्रलाइज डेटा, नो डॉक्यूमेंटेशन, वर्बल अप्रूवल, सर यही है। ऑडिट ट्रेल और सेंट्रलाइज डेटा होता है, सर्च करोगे, सर्च करते ही नाम से चीज आ जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कह रहा है ऑडिट फ्रेंडली क्यों है? जैसे मान लो किसी आदमी का नाम एक्स है और उसकी एचआरएमएस आईडी है कुछ भी, पूरे कागजों में आप पन्नों में ढूंढोगे कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है। एचआरएमएस में साइड में सर्च का बार दिया हुआ है, जहां भी इस आदमी का लिखा हुआ होगा आप तो एचआरएमएस आईडी टाइप करो, तुरंत निकल के आ जाएगा। इसी को तो ऑडिट फ्रेंडली कहते हैं। तो ऑडिट फ्रेंडली क्यों है ये? क्योंकि ऑडिट ट्रेल और सेंट्रलाइज डाटा होता है, और सेंट्रलाइज डाटा होता है तो उसमें आप सर्च करते ही तुरंत, हाँ भाई मिस्टर मुकेश कुमार को सर्च करना है तो मुकेश सर्च करो, सारे मुकेश आ जाएंगे। फिर आगे उसकी एचआरएमएस आईडी डालेंगे तो अकेला वो मुकेश निकल के आ जाएगा। ऑडिट फ्रेंडली है साहब एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्रिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया हूं कि क्रिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है साहब। क्रिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में क्रिस का हेडक्वार्टर है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986 में बना। ई ऑफिस किस ट्रेडिशनल सिस्टम को रिप्लेस करता है? ई ऑफिस, ई ऑफिस किसको करता है सर? पेरोल को? नहीं, ये तो आई पास और AIMS है। इन्वेंट्री, फ्राइट सिस्टम FOIS है। मैनुअल फाइल, जो मैनुअल फाइल चलाते थे ना अधिकारियों के पास, इसको ज्वाइनिंग देनी है, इसका ये काम करना है, इसको ट्रांसफर देना है, जो मैनुअल फाइल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और फिक्स नहीं होती थी। इसलिए फिर रेलवे बोर्ड फाइनली क्रिस को कह के और क्या बनवाया? रेलवे बोर्ड ने ई ऑफिस बनवाया। ऑनलाइन सारी चीजें और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सारी चीजें अंदर लिखी हुई रहती हैं। ऑनलाइन नोटिंग होती है, अधिकारी के पास डायरेक्ट भेज सकते हो जिस जिसकी, लेकिन इसके लिए आपकी ई ऑफिस आईडी बनी हुई होनी चाहिए। ये वो वाली सी बात है कि फेसबुक पर आप मिलोगे तभी ना जब आपकी फेसबुक आईडी होगी। होगी नहीं, मान लो एक्स आदमी की फेसबुक आईडी है नहीं, मैं सर्च कर रहा हूँ, मिलेगा ही नहीं अगला। उसकी आईडी होगी तो तुरंत मिल जाएगा, उसको भेज देंगे कुछ भी। IMMIS मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस लेवल पर उपयोग होता है? कहां पर होता है? जोनल और रेलवे बोर्ड लेवल पर उपयोग होता है। कहां पर उपयोग होता है? जोनल और रेलवे बोर्ड लेवल पर ये उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आईपास या IFMS किससे संबंधित है? आईपास इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम।
IFMS फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, बताइए फाइनेंस और अकाउंट सीधा सीधा दिख रहा है, किससे संबंधित है? फाइनेंस और अकाउंट्स, इन दोनों से रिलेटेड है। ICMS का स्कोप क्या कवर करता है? ICMS कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या कवर करता है सर? फ्राइट, फाइल मूवमेंट, इन्वेंट्री, कई बार कह दिया कोच लाइफ साइकिल। क्या कवर करता है दोस्तों? कोच लाइफ साइकिल कवर करता है ICMS। FOIS किसके लिए रिवेन्यू बढ़ाने में सहायक है? किसके लिए रिवेन्यू बढ़ाता है? फ्राइट बिजनेस, जो ये फ्राइट बिजनेस करता है, पैसेंजर के लिए नहीं, पैसेंजर के लिए तो PRS है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, लेकिन यहां पर फ्राइट बिजनेस को बढ़ावा देता है। और एक बार 100 सवाल दोस्तों हो नहीं पाएंगे इस वीडियो में, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, हम 2 पार्ट बना लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखो जल्दबाजी किसी के नहीं, ना आपके ना हमारे, हम मेहनत आपके लिए करते हैं और आप हमें उत्साह बढ़ाते हैं। हर जगह छोटी मोटी कमी निकालने वाले लोग मिल जाएंगे, हमें भी आज मिलते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं, लेकिन हम उनको दूर करके आप तक हमारी मदद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, बस उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कहना कि सर आप बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम कैसा भी काम कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर जाना चाहिए और उन लोगों तक जवाब पहुंच जाना चाहिए जो लोग हमें ये कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो। तो यहां आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, 50 नंबर सवाल दोस्तों आपके लिए, क्रिस पॉलिसी डिसीजन क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? क्योंकि पॉलिसी डिसीजन रेलवे बोर्ड बनाता है, इसलिए नहीं बनाता। देखो आपको ये भी लगेगा लैक ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो अच्छा आंसर है वो होगा, पॉलिसी रेलवे बोर्ड बनाता है, रेलवे बोर्ड के पास सारे काम हैं। तो दोस्तों ये हमारे 50 सवाल हुए। क्वेश्चन हम आगे भी सारे लेके आए थे, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन इन क्वेश्चन की अब बात करना कोई मतलब नहीं है, अब हम इन क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाएंगे, अगली एक पार्ट हम और बना लेंगे। तो कुल मिला के टॉप 100 क्वेश्चन आपने, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन दोस्तों आपने कवर किए, और ये 50 क्वेश्चन आपने बेहतरीन तरीके से कवर किए, ऐसे नहीं कि ऐसे भागते हुए कवर कर लिए, हर क्वेश्चन पे हम स्टे हुए हैं, तब जाके कोई 50 मिनट का वीडियो या 40 मिनट का वीडियो बन पाता है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी प्रकार से IREPS की बात की, ICMS हमने बात कर ली, HRMS बात कर ली, AIMS बात कर ली, UDM बात कर ली, IMMS बात कर ली, E-ऑफिस बात कर ली, और क्रिस की भी हमने बात कर ली। शानदार तरीके से मैंने 50 क्वेश्चन पहुंचाने की आपके पास कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको मटेरियल चाहिए, जूनियर इंजीनियर या फिर ग्रुप बी के लिए कोई किसी पोस्ट के लिए आपको मटेरियल चाहिए, टेक्नीशियन के लिए चाहिए, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, OS के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए, LDC या प्रमोशनल कोटे के लिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, अपना नाम, डेजिग्नेशन, सिलेबस भेज सकते हैं, जो आपको मैटर चाहिए वो नॉमिनल चार्जेस पे आपको अवेलेबल करा देंगे। प्रिपेयर स्मार्ट, गेट प्रमोटेड, सिक्योर योर सक्सेस, ये हमारा नारा है दोस्तों। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इतना एक्स्ट्रा वेगेंट हो चुके हैं, इतने खर्चीले हो चुके हैं, 1000 जगह कर देंगे तो ये आपके पद को, आपकी गरिमा को बढ़ाएगा, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाएंगी ये क्लासें। और इनके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। कारवां धीरे धीरे यूं ही बनता जाएगा और एक बेहतरीन ग्रोइंग चीज हम आपको यहाँ अवेलेबल करा के देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने क्लास देखी, आपने अपना समय दिया, कीमती समय अगर आपने यहाँ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ड्यूटी करते रहिए, और बिल्कुल भी किसी चीज को बोझ मत मानिए। वो चीज आपके लिए अगर बोझ मानने लग जाएंगे तो वो भारी हो जाएगी आपके ऊपर चीज। तो आसानी से करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।